हाय दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा का वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एक एग्जाम में आ ही जाता है। और ये आता ही है। और ये जो हम क्वेश्चंस की बात करेंगे वो बहुत डीपली होगा, बहुत विस्तार से बताया जाएगा। हर एक क्वेश्चन को विस्तृत जानकारी दी जाएगी जिससे आप इस क्वेश्चन को कहीं भी किसी एग्ज़ाम में आए तो छूटे ना। और यहीं पे आपको ये जितने क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो सारे क्वेश्चंस यहीं पे याद हो जाएंगे। कहीं आपको ये जानिए कि आप विद्युत धारा का कोई भी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके बाद यहीं पे आपको याद भी हो जाएगा, यहीं से आप विद्युत धारा का हर एक प्रश्न करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर और क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन है, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, विद्युत ऊर्जा की इकाई देखिए, यूनिट इकाई क्या होती है, यूनिट होती है। विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है उसे यूनिट बोलते हैं। और आपके घर में भी देखिए, कोई भी बिजली बिल आएगा तो यूनिट के हिसाब से आएगा, भैया कितना यूनिट। मतलब आपका अगर जान लीजिए कि अगर 10 यूनिट आया, 15 यूनिट आया और उसके बाद बिल का रेट क्या है तो उससे गुणा किया था। तो यूनिट निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिट निकालना अगर नहीं आ रहा है तो आप साइंस जान लीजिए कि आपके लिए साइंस बेकार है, साइंस पढ़ना ही बेकार है। तो यूनिट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूनिट निकालना हम बता रहे हैं कि यूनिट कैसे निकलेगा। तो यूनिट निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, तो यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि विद्युत जो ऊर्जा हुई है, जो बिजली हुई है, कितनी खपत हुई है। तो भैया खपत निकालेंगे। तो यहाँ पे हम खपत निकालते हैं कि ऊर्जा जो कितनी है, खपत कितनी हुई है। तो जो खपत होता है तो वाट, कितने वाट का बल्ब है भैया, मान लीजिए कि 100 वाट बल्ब, कितने वाट, देखो वाट हो जाएगा। वाट का बल्ब मतलब किसी 5 वाट का है या 20 वाट का है या 10 वाट का है। तो वाट का जो बल्ब होगा तो वाट हम लिख देंगे। और कितने घंटे तक जला, मतलब यहाँ पे हो जाएगा घंटा। मतलब खपत जो निकालेंगे ये है खपत का सूत्र। तो खपत निकालेंगे तो खपत क्या होता है, वाट गुणा घंटा। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 वाट का बल्ब था और कितने घंटे जल रहा था, वो जल रहा था 4 घंटे तक। तो यहाँ पे 400 क्या आया है, वाट। और ये हो जाएगा घंटा, मतलब वाट घंटा, 400 वाट घंटा आया। अब 400 वाट घंटा, तो यहाँ पे क्या आया, 400 वाट घंटा। और हम ये बता रहे हैं कि आप इस पे ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा, क्योंकि वाट घंटे को अगर हम यूनिट में चेंज करेंगे, किलोवाट घंटे में बदलेंगे, वो किलोवाट घंटे को ही यूनिट बोलते हैं। तो अगर इसको किलोवाट घंटे में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जो यूनिट आएगा 0.4 आ जाएगा यूनिट। और 0.4 आ जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे यूनिट निकल के आ चुकी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देख सकते हैं 0.4, तो 0.4 जो है ऑप्शन डी है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ ही हो गया होगा। इससे बेस जो क्वेश्चंस है उसको भी आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बिजली की खपत जो होता है, बिल किसका मापन किस पे आधारित, तो अभी हमने आपको बताया ही है कि बिजली का जो खपत होता है किलोवाट घंटा। यहाँ पे तो ये गलत, ये तो गलत है। तो किलोवाट घंटा या यूनिट में हम लेते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऑप्शंस गलत हैं। वोल्टेज में कभी नहीं लेंगे, ओम कभी नहीं होगा, एम्पेयर कभी नहीं होगा। किलोवाट घंटे में हम बिजली की खपत का मापन करते हैं। और इसी के बाद यूनिट जो ये निकलती है, किलोवाट घंटा ही यूनिट है। और इसी को हम रेट में गुणा करके हम बिजली का बिल निकालते हैं कि भैया कितना पैसा बिजली का बिल आया हुआ है। तो यहाँ पे किलोवाट घंटा हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आ रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है, 60 वाट का बल्ब में 5 घंटे प्रयोग किया गया, 30 दिन में यूनिट की बिजली का बिल कितना होगा या बिजली खर्च कितना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें बिजली का जो खर्च होगा, और पाँच, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 घंटे तक प्रयोग करेगा, 30 दिन में कितने यूनिट खर्च होगा। तो यहाँ पे अगर बिजली की खर्च की बात करेंगे, यूनिट पूछ रहा है कि कितनी यूनिट, यूनिट मैंने निकालना आपको बताया ही है। यूनिट मैंने निकालना बताया है अभी आपको, कैसे निकलेगा। तो यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
यूनिट हम निकालने के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे यूनिट देखिए, यूनिट बराबर मैंने बताया है कि वाट और कितने घंटे हो गए और कितने दिन हो गए दिन, और इसको हम 1000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये होगा यूनिट निकालने का फार्मूला। अगर दिन दिया होगा तो गुणा कर लेंगे दिन को भी, अगर घंटा दिया है तो घंटे को गुणा करेंगे, और पैसा अगर दिया होगा तो पैसे को भी इसी में शामिल कर लेंगे। मतलब कि आपको वाट, घंटा और उसके बाद दिन और उसके बाद गुणा कर देंगे पैसे को, तो आपका कितना यूनिट कितने रुपए के हिसाब से पूरा आ जाएगा। तो यूनिट का जो फार्मूला है वो आपको याद रखना ही रखना है। और यूनिट किलोवाट घंटे में मापा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। और ये जो आंसर है, इसका आंसर अगर इसका क्वेश्चन का सॉल्व करने की बात करें तो क्वेश्चन का जो सॉल्व करेंगे तो देखिए, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जब, तो हमने बताया है कि कितना था, 60 यूनिट का जो वाट का बल्ब था, कितने घंटे, 5 घंटे प्रयोग किया जाता था, और कितने दिन, 30 दिन। और मैंने क्या बताया था कि इसको हम 1000 से गुणा भाग कर देंगे, तो काट दीजिए, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट ही गया, फिर 5 से ये 2 बार जाएगा और 3 हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9। तो यहाँ पे यूनिट जो आएगा वो कितना आएगा, 9 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या इसका राइट 9 है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है 30 दिन में, तो इसकी यूनिट जो खर्च हो जाएगा वो 9 यूनिट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे 2018-19 में तो एकदम तबाही मचा दिया था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और एलपी टेक्नीशियन और ये जेई और यूपीएससी एसएससी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आ रहा है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगाकर 20 घंटे तक जलाया जाता, संपूर्ण विद्युत खर्च। भैया देखिए, यहाँ पे सिर्फ पैसा की बात नहीं आई है, यहाँ पे सिर्फ संपूर्ण बिजली का खर्च ही पूछा गया है। तो हम डायरेक्ट देखिए, हम यूनिट हमने बता दिया खर्च कैसे निकाला था। आप इसको क्या करेंगे, 100 गुणे 20 घंटे तक चला, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कर देंगे, और यहाँ पे हम उसके बाद काट देंगे। काट दिया, जब काट दिया तो क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, तीनों जीरो कट गए। तो जब तीनों जीरो कट गए तो यहाँ पे क्या बचा, 2। तो यहाँ पे 2 यूनिट, देखिए बी, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे 2 यूनिट आ जाएगा। लेकिन हाँ, नहीं नहीं सही है। अब अगर देख, लेकिन यहाँ पे एक चीज हमारा छूट गया है। यहाँ पे हमने वो पूरा क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। यहाँ पे देखिए 5 बल्ब है, 5 बल्ब भी तो जल रहे हैं, तो यहाँ पे 5 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, बराबर 10 यूनिट आ जाएगा। हमने आज से पढ़ गए थे कि क्या हुआ, क्वेश्चन का सही से आंसर कहीं नहीं आ रहा है। देखिए, हमने बताया है आपसे कि अगर वाट है और अगर कितने बल्ब हैं, 5 बल्ब जल रहे हैं, कितने वाट के, 100 वाट के, तो यह 500 हो जाएगा ना, तो इसको हम 500 यहाँ पे लिख देंगे। तब यहाँ पे तब नहीं करेंगे। अगर एक ही बल्ब होता तो भैया 100 वाट का था तो ये 100 ही लिखते हैं। अगर 10 बल्ब होते तो 1000 हो जाता। मतलब ऐसे ही आपको गुणा करना है ऊपर, और डिवाइड सिर्फ इसी से होगा, किसी और से नहीं होगा। जितने अगर पैसा हो मतलब सभी को गुणा करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे, बस। तो इसका आंसर, हमारा राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 10 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। मतलब जैसे 2 बल्ब हैं और एक जो होता है उनमें से अधिक प्रकाश दे रहा है, कौन सा कथन सही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन सही है, प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती। भैया, प्रकाश दीप्त रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है, नहीं करती है, ये तो हो ही नहीं सकता है। देखिए, हम ये क्वेश्चन बताने से पहले आपको क्वेश्चन को हम समझाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा, तभी आपके लिए ये फायदेमंद होगा।
क्योंकि अगर शक्ति की बात करेंगे, अगर शक्ति शक्ति अगर हम शक्ति की बात कर रहे हैं, शक्ति को हम पी से डिवाइड मतलब डिनोट करते हैं। शक्ति बराबर होता क्या है, तो ये होता है वी स्क्वायर अपान आर। वी होता है, ये क्या होता है, वी होता है वोल्टेज, और आर होता है प्रतिरोध, तो ये होता है शक्ति। और एक चीज जान लीजिए, शक्ति, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी याद रखिएगा, शक्ति बराबर होता है वी गुणे वोल्टेज गुणे करंट, वोल्टेज गुणे करंट, ये भी लिख सकते हैं। और वोल्टेज बराबर क्या होता है, वोल्टेज बराबर तो मतलब क्या होगा, वोल्टेज बराबर क्या होगा, तो ये करंट होता है, ये आई है, और आर होता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये कुछ मतलब देखिए, शक्ति का दो फार्मूला होता है, एक होता है वोल्टेज स्क्वायर अपान आर, और एक होता है करंट के साथ। देखिए, अगर प्रतिरोध के साथ में रखेंगे तो वी स्क्वायर अपान आर हो जाएगा, अगर करंट के साथ में रखेंगे तो वी स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा, मतलब करंट इंटू वोल्टेज हो जाएगा। और अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है आई इंटू आर। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको फार्मूला याद रखना ही रखना है। तो अब इसमें आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती है, ये गलत ऑप्शन है, तो इसको तो हम ऐसे ही काट देंगे। नहीं, ये गलत ऑप्शन है। थोड़ा रेड लेते हैं, क्योंकि रेड जो है वो बच्चों को ज़्यादा बढ़िया दिखाई देता है। उसके बाद कह रहा है दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान होगा। भैया जब वो कम बता रहा है साफ साफ, तो इसमें तो कोई वही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। सी देखते हैं, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रजिस्ट्रेशन अधिक होगी। भैया यहाँ पे ये भी गलत है, क्योंकि अधिक वाले में नहीं होता है, कम वाले में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी, ये राइट आंसर है। कम प्रकाश वाले बल्ब में रजिस्टेंस अधिक होता है। रजिस्टेंस मतलब होता है आर, प्रतिरोध की बात कर रहा है वो। तो प्रतिरोध जो होगा किसमें ज्यादा होगा, भैया जो कम जलेगा, धीरे जलेगा, उसमें प्रतिरोध ज्यादा है, तभी तो उसमें करंट नहीं अच्छे से आ रहा है, तभी तो वो स्लो जल रहा है। तो यहाँ पे कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, इसलिए वो स्लो जल रहा है। अधिक प्रकाश वाले में थोड़ी ना रजिस्ट्रेशन, अगर उसमें अधिक रजिस्ट्रेशन मतलब अधिक होता तो वो तो स्लो हो जाता ना, तेज थोड़ी ना चलता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो डी राइट आंसर है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा जो करंट है यहाँ पे 0.5 एम्पियर का है, बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अभी हमने आपसे बात किया था, बताया भी था कि यहाँ पे शक्ति का फार्मूला क्या होता है। तो शक्ति का जो फार्मूला होता है, शक्ति को हम पी से डिनोट करते हैं, तो शक्ति का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देखें करंट दिया है और जनरेटर मतलब वोल्ट दिया है, वोल्टेज दिया है। तो मैंने बताया है कि करंट के साथ क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो करंट के साथ में अगर हम गुणा करेंगे तो यही तो होगा, वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो क्या होगा, 220 इंटू 0.5, यही तो होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे जीरो आ जाएगा इसको हटाने पर, और ये जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, मतलब कि 110 वाट। तो यहाँ पे 110 वाट है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ये राइट आंसर हो जाएगा। 110 वाट का यही है, और कोई नहीं है। तो अब समझ में आ ही रहा होगा, और अगर आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वह हमारा चैनल को जो ये वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ, इस वीडियो को आप सभी के पास शेयर कीजिए, जिससे हमारे चैनल का ग्रोथ हो सके। और आज फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, मतलब दो बल्ब लगे हैं, एक जो है वो दूसरे से अधिक रोशनी दे रहा है। दो बल्ब लगे तो एक भैया तेज जल रहा है, एक स्लो जल रहा है, ये कह रहा है इसका मतलब कहने का। इन दोनों में किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होगा, मतलब यहाँ पे प्रतिरोध की बात कर रहा है, किसमें सबसे ज्यादा प्रतिरोध है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो अभी मैंने नेक्स्ट आगे बताया है, वह उसी का, वही क्वेश्चन का ये जान लीजिए आंसर है।
और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है मंद रोशनी वाले बल्ब में, भैया ये ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। भैया अगर प्रतिरोध की बात कर रहा है, अवरोध की बात कर रहा है, तो भैया सिलो जल रहा है तो उसमें अवरोध ज़्यादा हो रहा है, तभी उसके पास करंट नहीं पहुँच पा रहा है, तभी वो सिलो जल रहा है। इसलिए अधिक रोशनी वाले बल्ब में, तो भैया अधिक रोशनी वाले बल्ब में तो कोई वही नहीं है भैया, इसमें कहाँ हो जाएगा, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। दोनों बल्ब में भैया ये भी गलत हो जाएगा। रोशनी की तीव्रता अवरोधक पर निर्भर नहीं करती, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भैया धीरे जो देखो, अब ये याद रखिए कि अगर प्रतिरोध ज़्यादा है, प्रतिरोध की ज़्यादा की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो कम होगा, ये याद रखना है। क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वो करंट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? प्रतिरोध जो होता है वो करंट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ना कि अनुक्रमानुपाती। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं या वास्तव में है। देखिए डायनेमो जो होता है वो बहुत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, ऊर्जा जो होता है वो परिवर्तक होता है। ये क्या करता है? ऊर्जा का परिवर्तक होता है। और डायनेमो को हम थोड़ा विस्तार में अगर बात करें तो डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम होता है। डायनेमो क्या होता है? डायनेमो जो होता है, ये जो डायनेमो शब्द है, ये क्या होता है? ये विद्युत जनरेटर जो होता है, जनरेटर, विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम होता है। विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम होता है डायनेमो। क्या होता है? विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम होता है डायनेमो। और डायनेमो जो होता है आमतौर पर इसका तात्पर्य जो होता है जनित्र या जनरेटर से होता है। ये दृष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो क्या करता है? ये डायनेमो जो होता है दृष्ट जो होता है धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दृष्ट धारा में रूपांतरित किया जाता है। तो आप जान ही गए होंगे कि ये ऊर्जा का परिवर्तक होता है। तो क्या इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा सी। और ये आप एकदम लगा के रखिए कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित क्या होता है। यहाँ पे आपका जो आंसर है सी व डी दोनों आंसर हो जाएगा। डायनेमो और विद्युत मोटर, ये दोनों आंसर सही होंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो और विद्युत मोटर आधारित होते हैं। डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो होता है वो, डायनेमो क्या करता है, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, विद्युत में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो इस डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जो विद्युत मोटर होता है ये क्या करता है, ये विद्युत विद्युत को क्या करता है, विद्युत को ये क्या करता है, यांत्रिक में परिवर्तन करता है। मतलब उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा कर देगा, ये उल्टा कर देगा। मतलब डायनेमो जो होता है वो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। भैया ये जनरेटर का दूसरा नाम है ना, देखेंगे अब इसको जब स्टार्ट करेंगे चलाएंगे तभी तो वो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, तभी तो हमें बिजली प्राप्त होती है। जनरेटर देखिए जब शादी ब्याह होता था गाँव में, देखते होंगे कि शादी ब्याह होगा तो छोटा जनरेटर ला के आते हैं, रखते हैं। तो वही ये जो डायनेमो होता है जो वही काम करता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जो विद्युत मोटर होता है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका राइट आंसर डायनेमो और विद्युत ऊर्जा दोनों है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया भी है इसका, और वो क्वेश्चन मैंने दे भी दिया है कि क्या काम करता है डायनेमो। तो डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तन करता है, विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, डायनेमो एक युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डायनमो का कार्य भैया अभी देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर से वही क्वेश्चन, मतलब डायनमो जो है ये आप याद रखिए कि एक जनरेटर है एक हिसाब से। डायनमो क्या है? एक जनरेटर है और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बस। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित? भैया यहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टरबाइन व डायनमो, भैया टरबाइन और डायनमो दोनों एक क्या है, एक युक्ति है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो अभी मैंने बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि मैकेनिकल, अगर वो यांत्रिक ऊर्जा न दे तो यहाँ पे आपको याद रखना यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल, इसको ही बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल ऊर्जा को ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तो यहाँ पे होता है उष्मा की कोई हानि नहीं होती है। भैया जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तन करता है तो यहाँ पे कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती। तो यहाँ पे राइट, पहला ही आंसर सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति। देखिए कितनी बार पूछा गया, ये तो देख लीजिए कितनी बार पूछा गया, कौन कौन से एग्जाम में, मतलब इतना, मतलब पूछा ही पूछा जाता है। तो डायनेमो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है, मोटर। भैया उल्टा कर दो तो मोटर, अगर सीधा कर दो तो डायनेमो। मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में तो डायनेमो, विद्युत को यांत्रिक में तो विद्युत मोटर। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो इसको मैंने अभी बताया ही है, लगता है दोहरिया गया है। तो ये सी ऑप्शन है। जब विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है तो यहाँ पे भैया ये अभी मैंने बताया, लगता है फिर से रिवाइज हो गया होगा, दोबारा चढ़ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलने वाला युक्ति जो है वो क्या है, डायनेमो। अब आ रहा है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, विद्युत मोटर का आ गया है। ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो यहाँ पे विद्युत मोटर क्या है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब रासायनिक ऊर्जा, अब ये भी मतलब युक्ति है, परिवर्तित करने वाले क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा को कह रहा है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। तो ये बैटरी क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बैटरी कई प्रकार की होती है, ये भी याद रखिएगा, किंतु सभी में मूल घटक उपस्थित रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोलाइट उपस्थित होते हैं। विद्युत कोष बैटरियां रासायनिक ऊर्जा भंडारित कर इसे विद्युत ऊर्जा के रूप में उपलब्ध कराती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे धनात्मक एवं ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, धनात्मक व ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों? अगर कम वोल्टेज पा रहा है तो विद्युत मोटर जल क्यों जाते हैं? तो वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होता है। ये ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है, क्योंकि भैया जब बिजली आपका कम मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, अधिक विद्युत खींचेंगे, और जब अधिक विद्युत खींचेंगे तो वहाँ पे बिजली मिल नहीं पाएगी अधिक, तो ये क्या होगा, जल जाएगा। क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो किसके प्रतिलोम, मतलब जो वोल्टेज के मतलब धारा के विपरीत होता है ना। वोल्टेज क्या होता है, धारा के विपरीत होता है। इसके कारण ये नियम है, इसी कारण ही यहाँ पे मोटर जल जाता है। यहाँ पे समानुपाती होते हैं, ये सब गलत कुछ आंसर, मतलब इसका आंसर ये नहीं होगा।
और जो आंसर सही है उस पर ही ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर। मोटर कार बैटरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मोटर कार के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है। मोटर कार में जो होता है, मोटर कार की बात कर रहा है, बैटरी कितनी होती है? 12 वोल्ट की होती है। भैया ये राइट आंसर है, 12 वोल्ट की बैटरी ही उसमें प्रयोग करते हैं, तो ये राइट आंसर है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोक्लोरिक अम्ल होता है। भैया इलेक्ट्रोक्लोरिक क्या होता है? ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं। भैया वहां पे ताम्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, शीशे का तो प्रयोग हो जाएगा, ताम्र का प्रयोग नहीं करते हैं। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, ये आंसर सही है। अभी मैंने बताया था कि जो धारिता होती है, धारिता निकालते हैं, उसे एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। मोटर कार बैटरी के संबंध में जो बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है, धारिता को एम्पियर में घंटा में बांटते हैं, और प्रयुक्त जो अपघट्य होता है 35% सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यहाँ पे जो अपघट्य है उसको आप ध्यान रखिएगा, हम बोले दे रहे हैं। जो अपघट्य में 35% सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और 65% जल होता है। और कार बैटरी जो होता है कैथोड डाइऑक्साइड कैथोड लेड डाइऑक्साइड तथा एनोड लेड का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसको मैंने बोल दिया है और आगे चल के ये मदद भी करेगा। निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। भैया निकिल जो कैडमियम होता है वो बैटरी कहाँ पे प्रयुक्त किया जाता है? कैलकुलेटर में। निकिल कैडमियम जो होता है तो इसका प्रयोग कैलकुलेटर में होता है। यस, कैलकुलेटर में होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। और ट्रांजिस्टर में भी होगा भैया, यहाँ पे भी ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्डलेस इलेक्ट्रिक उपकरण में भैया ये भी हो जाएगा, तो भैया यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सारे ऑप्शन है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। निकिल कैडमियम जो होती हैं बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसमें निकेल हाइड्रोक्साइड कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है विद्युत अपघट्य होता है। इसका प्रयोग कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ट्रांजिस्टर आदि में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, वहाँ पे देखिए टंगस्टन ही होगा। आप लोग सोचेंगे कि भैया बहुत इजी क्वेश्चन क्यों डाल रहे हैं, भैया टंगस्टन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको हम कुछ विस्तार से बताएंगे जिससे आपको जानकारी बढ़ेगी। जो आपको क्वेश्चन पूछेगा वो हम बताएंगे। देखिए टंगस्टन तो पूछ लिया गया, टंगस्टन, लेकिन टंगस्टन में क्या पूछा जाता है ये याद रखिए कि टंगस्टन में पूछेगा क्या। खोज, टंगस्टन की खोज किसने की? तो खोज किसने की टंगस्टन की? तो टार बर्न बर्गमैन, क्या हो जाएगा? टार बर्न टारबर्न बर्ग मैन, देखिए इन्होंने खोजा था, टारबर्ग बर्गमैन ने खोजा था। और इसका गलनांक पूछते हैं, तो गलनांक 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 कितना होता है? देखिए इसमें हम लिख नहीं पा रहे हैं, अभी नया नया मतलब वो है ना, इसलिए इसके लिए हमें कुछ स्लाइड खरीदेंगे, उसमें हम लिखना आएगा अच्छे से। तो इसका गलनांक होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका गलनांक होता है। और जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक होता है 5555 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक और गलनांक, बस अब आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। तो आपका टंगस्टन का अगर खोज पूछा जाएगा तो क्या होगा? टंगस्टन की खोज किसने की थी? टारबर्न बर्गमैन ने खोजा था, 1781 में खोजा था इनको। टार
बर्गमैन ने, और इसका गलनांक होता है 34,422 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक होता है 5,555 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ इसमें से आप कुछ पूछा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्योंकि अगर इतना जानकारी अगर हो जा रही तो आपको 100% है कि इसी में से पूछा जाए, आगे नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया है। आगे बढ़ते हैं इसके। निम्नलिखित पर विचार करें, भैया विचार करें। एक साधारण बिजली के बल्ब की अपेक्षा अल्प बल जीवन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। फिलामेंट का जो तार होता है वो एक समान है। भैया देखिए, अलग अलग बल्ब में अलग अलग फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं कि हाँ इसमें पतला प्रयोग कर देंगे और उसमें मोटा प्रयोग करेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग बल्ब में अलग अलग फिलामेंट प्रयोग होता है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा देखिए, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। भैया बल्ब को पूर्ण रूप से निर्वातित अगर कर देंगे तो सही है, नहीं कर पाएंगे उसको। फिलामेंट के सहायक तार उच्च तापमान पर पिघल जाते हैं, सही बात है भैया। बहुत ज़्यादा तापमान होगा तभी तो फिलामेंट वह पिघल जाता है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए बी सी, मतलब 1 2 3 तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो जब जलता है जब फिलामेंट, तो उस समय जो तार होता है, जो तंतु का जो तार होता है विद्युत बल्ब के अंदर, तो कितना हो जाता है? तो उस समय हो जाता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। देखिए, विद्युत बल्ब जो टंगस्टन धातु का जो होता है, ये तो आप जानते हैं, इसमें विद्युत जो प्रवाहित होती है, तंतु का जो तापमान होता है 1500 डिग्री से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो तापमान होता है इसमें प्रवाहित हो जाता है। साधारण बल्ब में दी गई जो खपत होती है 5% 10% ही प्रकाश में परिवर्तित होता है। जो सामान्य तापमान अगर बोलेंगे, सामान्य देखिए तापमान तो हम 1500 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं, लेकिन अगर इसके बीच में ही आप, मतलब इसके बीच ऊपर, मतलब ऊपर मत जाएं, 1500 से 2500 के बीच वाला अगर आप बोलेंगे तो कोई भी आपका आंसर गलत नहीं कर सकता है। तो आप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड आप राइट मान सकते हैं, और यही राइट है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नीचे कथन ए तथा कथन कारण आर दिया गया है, अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए गए कूटों से चुनिए। तो कथन ए क्या कह रहा है? तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, एकदम राइट आंसर है भाई। तड़ित चालक को हम लगाते हैं कि इमारतें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तड़ित चालक जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? भैया तांबे का बना होता है, ये भी याद रखिएगा। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। जो ये क्या करते हैं, ये आवेश को पृथ्वी तक भेजते हैं। भैया जब पृथ्वी तक भेजेंगे तभी तो, मान लीजिए ऊपर से कोई बिजली गिरी या कुछ भी हुआ बिजली का, तो बिजली एक तांबे का बना होता तड़ित चालक, तो वो क्या करता है, वो आवेश को नीचे भेज देता है। यहाँ पे बिजली जो होती है वो जो जिस बिल्डिंग पे वो लगा हुआ है उस बिल्डिंग को बचा देता है। वहाँ पे बिल्डिंग बिल्डिंग का कोई कुछ भी घाटा नहीं होता है, बच जाता है, और इससे हमारी जो बिल्डिंग होती है वो सुरक्षित रह जाती है। तो इमारत बच, मतलब इमारत को कोई नुकसान नहीं होता है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर सब लोग कठिन, मतलब गलत कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, देखिए कैसे ऑप्शन, देखिए कैसे करा, ए और दोनों आर सही हैं, तो यहाँ पे भी तो करा दोनों सही हैं। यहाँ पे क्या करा, ये तो चलो मान लीजिए, ये तो एकदम गलती मान लेंगे हम कि इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन में बहुत से लड़कों को डाउट हो जाता है, और ये इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस अब रेलवे ज़्यादा बना रहा है, और एसएससी भी बनाने लगा है इस तरह के क्वेश्चन। आईएएस पीसीएस में तो एकदम बौछार है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस तरह से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सब स्पष्टीकरण पूछा जाएगा कि अगर कर रहा है तो आप बताएंगे, अगर उससे रिलेटेड है तो स्पष्टीकरण करेगा, अगर उससे रिलेटेड नहीं है, अगर उसमें कोई दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताया गया है तो वो स्पष्टीकरण नहीं बताएगा। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, तो भैया हाँ ये तो हमारी बात एकदम सही है कि हाँ सही है। अब कह रहा है कि आर जो होता है ए का सही स्पष्टीकरण है। भैया दोनों आवेश क्या है, किससे, बिजली से ही संबंधित है ना,
इसलिए स्पष्टीकरण है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, स्पष्टीकरण नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बिजली से बचाव के लिए ही बनाए गए थे। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहता है चाहिए। 3 पिन है और क्या करना है, बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत से लोगों को डाउट में डाल देते हैं और यहाँ पे गलत भी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर 3 पिन है तो उसे हम क्या करेंगे, आधार सिरे से हम उसे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 3 पिन को सजीव फेज, उदासीन फेज एवं आधार से होते हैं। दोनों एक साथ रहने वाले सिरों में फेज एवं उदासीन तारों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान, यूपी पीसीएस में ये पूछा गया है प्री में। 3 पिन है बिजली के प्लग में, सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। अर्थ क्या करता है, अर्थिंग तो आप जान ही गए होंगे। अर्थ क्या करता है, वो हमारे, देखिए कुछ भी होगा, अर्थिंग भाई, अर्थ क्या करेगा, वो फट से क्या करेगा, अपना टूट जाएगा, जिससे हमारी पूरी लाइनें क्या होती हैं, बच जाती हैं। तो यहाँ पे जो है अर्थ का क्या होता है, सुरक्षा के लिए। अब ये याद रखिएगा कि जो अर्थ होता है वो क्या करता है, सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है। अर्थिंग का जो प्रयोग करते हैं, अर्थ का प्रयोग करते हैं, और विद्युत उपकरणों में आग न लगे इसलिए अर्थ का प्रयोग किया जाता है, सुरक्षा के लिए, विद्युत वायरिंग की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती हैं यदि वे, भैया आपस में जुड़ी हैं आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होंगी। अगर क्यों नहीं प्रवाहित होंगी, अगर समान विभव पर हैं तो वो नहीं प्रवाहित होंगी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन डी देख सकते हैं, समान विभव पे हैं तो वो प्रवाहित नहीं होंगी हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं कि आपस में जुड़ी दो मतलब आवेशित वस्तुएं हैं, धारा प्रवाहित नहीं होती, क्यों नहीं प्रवाहित होती। देखिए, यदि वे समान विभव पर हैं तो ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, वी जो होता है वो आई के समानुपाती होता है। ये याद रखिएगा, जो वी होता है तो यहाँ पे समानुपाती होगा, ना कि व्युत्क्रमानुपाती। तो जो समानुपाती है इसलिए धारा यहाँ पे क्या कह रहा है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच जो धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व। अब ये तो आप कहेंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ये चांदी होगा, लेकिन चांदी होगा। अच्छा एक चीज देखिए, चांदी को किससे लिखते हैं, ये भी आप देखिए, एजी से चांदी को लिखा जाता है। इसका ये थिम्बल है, मतलब इसका ये क्या है, इसी से हम लिखते हैं। कापर को किससे लिखते हैं, सीयू से लिखते हैं। लोहा को किससे लिखते हैं, लोहा को किससे लिखेंगे, और एल्युमिनियम को किससे लिखेंगे। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अब कमेंट में बताइए आप कि आप कापर को, लोहा को, एल्युमिनियम को किस थिम्बल मतलब किस चिन्ह से प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मेंस मेन विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्त के रूप में प्रयुक्त होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 36 नंबर का जो आंसर है, तो इसके बारे में बात करेंगे। मेन स्विच से यह समांतर जुड़ा होता है, जो मेन स्विच होता है तो यहाँ ये समांतर जुड़ा होता है। ठीक है, ये ऑप्शन जो होता है वो गलत है हमारा ऑप्शन। दोस्तों, यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तीसरा, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है, इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो होगा वो तीसरा सी ऑप्शन राइट होगा। फ्यूज जो होता है तार गलनांक जो होता है वाले धातु का जो बना होता है। देखिए, फ्यूज जो निम्न गलनांक के धातु का बनेगा। अगर निम्न गलनांक के धातु का अगर हम फ्यूज को नहीं बनाएंगे ना, तो वहाँ पे जब लाइट करंट जो होगा वो अगर फास्ट आया या ज़्यादा मात्रा में आ गया
तो ये गलेगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं, जिससे हमारे घर की जो वायरिंग होती है, सर्किट जो होती है, वो शॉर्ट कर जाएंगी, सभी जल जाएंगी। इसलिए हम जो निम्न गलनांक वाले धातु का प्रयोग करते हैं फ्यूज में। फ्यूज, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप टिक कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो भैया देखिए फ्यूज जो होता है ना, फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करेगा? फ्यूज जो होता है वो वहाँ पे क्या कहता है, गर्मी ज़्यादा प्राप्त उसमें, मतलब ये गर्मी मतलब उसमें मतलब जब गर्म ज़्यादा होगा तो ये क्या करता है, हीटिंग जैसे होगी वैसे वो ये टूट जाता है। तो ये उसमें मतलब ये गर्मी है, क्या करेगा, ये गर्म गर्म के कारण टूटता है ना, तो ये उष्ण प्रभाव पर आधारित होता है। फ्यूज जो होता है वो उष्ण प्रभाव पर आधारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषताएं होती हैं, क्या होती हैं? निम्न प्रतिरोध शक्ति बटे उच्च गलनांक, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। निम्न प्रतिरोधक शक्ति बटे निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधक शक्ति बटे निम्न गलनांक, ये ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उच्च प्रतिरोधक शक्ति या निम्न गलनांक बटे निम्न गलनांक। तो ये फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार का गलनांक निम्न एवं प्रतिरोध उच्च होता है ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज तार तुरंत गल जाए, जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए प्रयोग में लाने वाले फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका, भैया अभी हमने बताया है क्या होता है, जो उसका गलनांक होता है वो क्या होता है उसका गलनांक। भैया जो घर में जो प्रयोग होती है तो यहाँ पे कुछ जो, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए गलनांक कम होता है और प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है वो अधिक होता है। यहाँ पे क्या होगा, ये और ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ये घर के सुरक्षित उपकरण, देखिए प्रतिरोध यहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा और गलनांक कम होगा। घर की सुरक्षा के लिए हम बता रहे हैं ये प्रयोग करते हैं, क्या करेंगे, घर की सुरक्षा, सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होगा और प्रतिरोध अधिक होगा। इस पे आप ध्यान दे दीजिएगा, देख लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हाइलोजन, हाइलोजन लैंप का तंतु जो होता है, हाइलोजन होता है, तो जो लैंप तंतु होता है वो किस मिश्र धातु का होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सी जो है ऑप्शन, वो राइट आंसर हो जाएगा। जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर। टंगस्टन एवं सोडियम का जो हाइलोजन लैंप का जो तंतु होता है वो क्या होता है, किस मिश्र धातु से बनता है? टंगस्टन और सोडियम से की मिश्र धातु से बना होता है। और सोडियम मिले होने के कारण ये इसका जो प्रकाश होता है हैलोजन का वो पीला होता है। ये याद रखिएगा, सोडियम के कारण वो लैंप जो होता है वो पीले रंग का होता है, पीले रंग से का प्रकाश देगा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन का आता है, एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो है आर कारण जो है, धातु अणुओं के परस्पर संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे जो धातु तार का जो तापक्रम होता है बढ़ जाता है, उसके बीच विद्युत धारा प्रवाहित की। देखिए जब हम धातु किसी धातु में है, जो तार है अगर उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो भैया उसका क्या होगा, तापक्रम तो बढ़ेगा ना, वो गर्म तो होगा, ये थोड़ी ना कि वो ठंडा ही रहेगा, तो तापक्रम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारा ए राइट ऑप्शन है। और धातु अणुओं के परस्पर संगठन से उष्मा ऊर्जा का मोचन होता है, भैया ये हमारा राइट आंसर नहीं है। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल नहीं होगा, दोनों सही नहीं, एक सही है, ये तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ये देखिए कह रहा है
अरे वो हमने दूसरा भी लगा दिया, हमने कहा ए सही है ना, आर गलत है, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पे क्या है, हमने बताया नहीं ए सही है आर गलत है, इसलिए यहाँ पे ए सही है और आर गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः, जो घरेलू विद्युत तार होते हैं वो क्या होते हैं, जो घरेलू विद्युत तार होते हैं वो समांतर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो हमारे घर में जो घरेलू विद्युत तार होते हैं क्या होते हैं, समांतर संबंध होते हैं इनके बीच में। यदि प्रतिरोधक को इस प्रकार जोड़ा जाए तो हम जो होता है प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान, अब देखिए यहाँ पे जो तार के बारे में बताया गया है, काले रंग का जो आवरण युक्त तार होता है वो क्या होता है ये बताएं। मतलब घरेलू विद्युत तार सप्लाई के दौरान काले रंग का जो आवरण युक्त तार है वो क्या है, मतलब क्या चीज़ है भाई। तो यहाँ पे होता है उदासीन तार। यहाँ पे देखिए इसमें करंट नहीं होता, ये आप याद रखिएगा। जो काले रंग का तार होता है वो करंट नहीं होता है। ये करंट के साथ इसको हम सभी घर में सप्लाई करते हैं। एक अर्थिंग का तार होता है वो हरे रंग का, ये भी याद रखिएगा। अर्थिंग का तार हरे रंग का होता है, करंट का तार होता है लाल रंग का, और जो उदासीन तार होता है वो होता है काले रंग का। तो घरेलू विद्युत सप्लाई में जो प्रयोग में आने वाला जो तार होता है वो 3 रंगों में प्रयुक्त होता है, ये याद रखिएगा। लाल रंग का तार सजीव या फेज होता है, मतलब इसमें करंट आएगा, मतलब सजीव इसको बोलते हैं, जिसमें करंट आएगा उसे सजीव बोलते हैं। काले रंग का तार उदासीन होता है, मतलब इसमें करंट नहीं आता है, इसमें साथ में प्रयोग करते हैं। और हरे रंग का तार जो होता है उसे बोलते हैं आधार होता है। मतलब सजीव तार, अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि भैया 3 प्रकार के तार होते हैं तो इसमें से कौन सा तार सजीव तार है, तो भैया रेड वाला तार सजीव होगा। उदासीन तार बोलेगा तो बहुत लोग तो अर्थिंग वाले तार, जिससे जो क्या नाम है हरे रंग के तार को उदासीन तार बोल देते हैं, ये उदासीन तार जो होता है वो काले रंग का होता है। और अगर आधार तार को प्रस्तुत करेगा, रंग जो जो हरे रंग होता है वो आधार को प्रयुक्त करेगा। ये आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि आधार को पूछेगा तो आप गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो तार होगा वहाँ पे उदासीन होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण को की कोटि क्या होती है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे होता है 10⁶ ओम। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की जो कोटि होती है वो 10⁶ ओम होती है। ये IS प्री में पूछा गया 2005 में। उसके बाद कह रहा है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो सामान्य जो ट्यूबलाइट होता है यहाँ पे आर्गन के साथ मरकरी प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है और ऑप्शन में है सी, ऑप्शन में है सी, मरकरी प्रयुक्त की जाती है। ट्यूबलाइट में आर्गन प्लस मरकरी प्रयुक्त की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। CFL का पूर्ण रूप, CFL जो होता है उसका पूर्ण रूप जो होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प, ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइट एमेटिंग डायोड LED, इसको जो अब LED का पूर्ण रूप अगर पूछेगा तो आपको बताना है लाइट एमेटिंग डायोड। LED का पूर्ण रूप लाइट एमेटिंग डायोड। लैम्प कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प CFL का होता है, और CFL का मैंने बताया भी है अभी CFL का पूर्ण रूप लैम्प है। मतलब CFL को क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं। देखिए उसके बाद और जो ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, लाइट एमेटिंग डायोड LED कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। तो यहाँ पे हम कथन ए का कारण आर दोनों सत्य हैं, हाँ सही है।
भैया देखिए ये दोनों जो ऑप्शन है वो दोनों सत्य हैं। कारण आर जो होता है वो सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, दोनों सही हैं। मतलब जो लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है एलईडी, जो एलईडी लैम्प और सीएफएल की तुलना में अधिक लंबी सेवा होती है। जो एलईडी होता है ना, सीएफएल की तुलना में एलईडी बल्ब ज़्यादा दिन तक चलता है, एकदम सही है। और एलईडी और सीएफएल की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होता है। देखिए एलईडी जो होता है वो सीएफएल से अच्छा होता है, कम बिजली प्रदान करता है, अच्छी रोशनी भी देता है और अधिक दिन तक चलता है। ये आपको याद रखना ही रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, दोनों सत्य हैं और स्पष्टीकरण भी सही सही है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड ऑर्गेनिक लाइट इमेटिंग डायोड OLED का उपयोग बहुत से साधनों में अंक प्रदर्शन डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में OLED आदर्श नहीं प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी हैं। तो इसके बारे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको आपको देखना ही देखना है। OLED प्रदर्श नग्न प्लास्टिक अवतारणों पर संरक्षित किया जा सकता है। और एकदम सही है भैया, संरक्षित किया जा सकता है, तो पहला सही है। OLED के संबंध में वस्त्र के अंतः स्थापित उपरिवेलनीय प्रदर्श बनाए जा सकते हैं। भैया सही है, ये भी सही है। OLED के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्शन संभव है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन तीनों सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लोरिसेंट ट्यूब प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्लोरिसेंट लैम्प अभी आया ही था ये। तो मरकरी के साथ नियॉन, क्या हो जाएगा यहाँ पे? मरकरी के साथ नियॉन, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्लोरिसेंट ट्यूब या प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? मरकरी प्लस नियॉन गैस भरी जाती है। फ्लोरिसेंट लैंप जो होती है वाष्प के साथ, जान लीजिए, दाब देखो कम दाब पर फ्लोरेसेंट ट्यूब में निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ आर्गन, जिनॉन, नियॉन गैस भरी जाती है। ये 3 गैसें आपको याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि ये गैसें फ्लोरेसेंट ट्यूब में भरी जाती है। आर्गन, जिनॉन, नियॉन, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। आर्गन, फिर जिनॉन, फिर है नियॉन, मतलब इतने गैसें वहाँ पे भरी जाती हैं। आर्गन, जिनॉन, नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब के अधिमान किया जा सकता है, क्योंकि क्योंकि देखिए यहाँ पे इसमें प्रकाश प्रसारित विकिरण हेतु सतह होती है। देखिए ये गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, ये भी गलत हो जाएगा। और ट्यूब में इलेक्ट्रिक ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे भाई देखिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम बता दे रहे हैं, सुन लीजिएगा। फ्लोरेसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है, ये याद रखिएगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब केवल 5% वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु फ्लोरिसेंट ट्यूब लगभग 22% वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पे कोई ऑप्शन इसके बारे में नहीं बताया है, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? देखिए श्वेत प्रकाश को अगर नली में पैदा करना है ना, तो तंतु को गर्म करेंगे तो वो श्वेत प्रकाश की उत्पत्ति होगी, पैदा हो जाएगा। तंतु को गर्म करने पर श्वेत प्रकाश की उत्पत्ति होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ
चोक असंजित होता है। चोक कुंडली क्या होती है? लाइन उल्टता जो वोल्टेज होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चोक असंजित होता है। चोक कुंडली लाइन उल्टा बढ़ाती है। क्या करती है ये? लाइन उल्टा जो होती है उससे बढ़ाती है चोक कुंडली। सीएफएल तथा एलईडी लैंप में क्या अंतर है? भैया सीएफएल एलईडी लाइट में अंतर, इसको भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि सीएफएल और एलईडी लाइट में आपको अंतर पूछा जाता है। तो सीएफएल देखिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल पारा वाष्प संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। भैया ये ऑप्शन सही है। उसके बाद हम देख रहे हैं सीएफएल की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होता है। भैया सीएफएल नहीं, एलईडी जो होता है ना सीएफएल से अधिक जीवित हो, ज़्यादा तक चलता है। तो सीएफएल कम होता है, एलईडी ज़्यादा होता है। भैया एलईडी बल्ब देखिए, इसलिए इस टाइम एलईडी बल्ब ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, सीएफएल नहीं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम है, जो एलईडी होता है। तो सीएफएल तो भैया कम है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ये भी सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए 1 व 3 ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? देखिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शक्ति का हमने फार्मूला बताया था कि शक्ति को हम किससे डिनोट करते हैं? P से करते हैं, और ये क्या होता है? V इंटू आई। इसको मैंने बताया था। अगर देखिए, करंट से हम गुणा करते हैं और प्रतिरोध से डिवाइड करते हैं, मतलब प्रतिरोध को नीचे भाग करते हैं। तो करंट है, तो यहाँ पे करंट क्या कह रहा है? 2। देखिए यहाँ पे हम रख दें 2 गुना, प्रत्येक को दुगुना कर दिया गया। देखो 2 गुना, तो ये इसको भी 2 कर दो, इसको भी 2 कर दो भैया, दोनों को 2 गुना कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? 4 हो जाएगा। मतलब 2 इसको भी किया गया, 2 इसको भी किया गया, तो 2 दूनी 4, मतलब 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? 4 है। देखिए 4 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। तो अगर तार में धारा को और विभवांतर को दोनों को मैंने अगर दोगुना कर दिया, तो ये कितना गुना हो जाएगा? जो विद्युत शक्ति वो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तारों की लंबाइयाँ, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में हैं। अगर पतले तार का प्रतिरोध इतना है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि इसका जो, देखिए इसको हम, आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका राइट आंसर बताइए। और जिसका आप ये क्वेश्चन को लगा देगा उसे एक गिफ्ट मिलेगा, और वो गिफ्ट वो अपना ईमेल एड्रेस और सही सही अपना पता अगर हमारे इस पे कमेंट में देगा, छापेगा। कमेंट में आपको ये करना है कि आप अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये आप इसमें आंसर लिखने के बाद, मतलब आंसर न लिखिएगा, पूरा सॉल्व करके आप उस पर नीचे आप अपना पता लिख दीजिएगा, और आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा हमारी तरफ से। तो जो इस क्वेश्चन का सही सही जवाब देगा और उसको विस्तार से, मतलब पेज में फ़ोटो, मतलब क्लिक करके फ़ोटो वोटो डाल दीजिएगा या कुछ दे दीजिएगा, मतलब हमारे लिए वो हमें लगे कि हाँ आपने बताया है इसको, और सही लगेगा तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा और आपके पते पे भेज दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे 2 व्यक्त दिए गए हैं, जिसमें से एक कथन दूसरे को कारण कहा गया है। ये क्वेश्चन बार बार आ ही जाता है, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे, वो क्या है? वो सही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है। परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है।
ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे लगता है ऑप्शन कट गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। बस मैंने बता दिया है कि परिणाम मित्र जो होता है प्रयोग होता है वोल्टता के उच्चायन अथवा अपचायन के लिए। और अब इसमें आप को अगर ऑप्शन नहीं है आंसर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो आप मैंने बता ही दिया। समान प्रकार की छोटी बूंदें वी वोल्ट तक आवेशित की जा गई है। एन बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस बिंद का विभव होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन तो सभी लोग छोड़ देते हैं, जान ही नहीं पाते हैं इसका आंसर ही क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा इसका, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन चाहते हैं कि हम सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर दें, तो आपको करना ये है कि आप कमेंट कीजिए कि हाँ इस क्वेश्चन का आपको सॉल्व चाहिए, तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस पर आप कमेंट कीजिएगा ये क्वेश्चन, उसके बाद मैं सॉल्व करके उसको आपके पास सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है भैया, एसी जो होता है उसे बढ़ाता और घटाता है। जो एसी करंट होता है, एसी अल्टरनेट करंट को ये बढ़ाता और घटाता। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन कौन सा है, ये डी ऑप्शन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। ट्रांसफार्मर का उद्देश्य अभी मैंने बताया ही है, ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर का उद्देश्य है प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ाता व घटाता। तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे सी ऑप्शन है, प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ाएगा व घटाएगा। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है। तो यहाँ पे एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है या ये तो गलत हो जाएगा, जबकि डीसी में स्थायी चुंबक होता है। ये तो एकदम ऑप्शन ये एकदम रॉन्ग ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो सही है। एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है, जबकि डीसी जनित्र में दृक् परिवर्तक होता है। एसी जो होता है वो क्या होता है, एसी जनित्र जो होता है सर्पी वलय, और जबकि डीसी जनित्र दृक् परिवर्तक होता है। मोबाइल चार्जर होता है, आप बताइए मोबाइल चार्जर क्या होता है। एक उपचयी ट्रांसफार्मर, क्या होगा ये उपचयी ट्रांसफार्मर, ये क्या करेगा मोबाइल चार्जर। मोबाइल चार्जर उपचयी ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। उपचयी ट्रांसफार्मर ऊर्जा को क्या करता है, घटाने का काम करता है। ऑप्शन डी। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो मोबाइल चार्जर होता है वो क्या करता है, वोल्टेज जो होता है वोल्टता होता है उसे घटाता है। ये उप मतलब ये क्या करेगा, अपचायी ट्रांसफार्मर, क्या होगा अपचायी ट्रांसफार्मर। मोबाइल चार्जर क्या होता है, अपचयी ट्रांसफार्मर। एक उपचयी होता है तो बढ़ाता है, एक अपचयी होता है वो घटाता है। तो ये क्या करेगा, अपचयी ट्रांसफार्मर है ये मोबाइल चार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरित दिए गए हैं। अब इसको आपको देखिए और बताइए। इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एकदम राइट आंसर है ये, एकदम सही है। मोटर क्या करता है, विद्युत से यांत्रिक, मोटर क्या करेगा, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगा, और इसे मैंने शुरुआत में ही बताया। तो ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन सही हैं। डीजल इंजन क्या करेगा, प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सोलर सेल रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक, ये भी गलत हो जाएगा। सोलर सेल क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा, जो सोलर सेल होता है जो, वो क्या करेगा, सोलर सेल, देखिए मैं पूरा ही बता दे रहा हूँ कि सोलर सेल जो होता है फोटोवोल्टिक जो होता है प्रभाव को, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है, स्टोरेज जो बैटरी होती है चार्ज करने के लिए, उसमें प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या करता है, स्टोरेज जो बैटरी होती है उसमें प्रयुक्त नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो स्टोरेज बैटरी को, मतलब ये ऑप्शन मैंने गलत कर दिया, ये ऑप्शन सही है। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु इसे प्रयुक्त नहीं किया जाता है।
प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्त को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती जो धारा है उसे दिष्ट धारा में परिवर्तित करेंगे, उसे बोलते हैं क्या? रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्त को रेक्टिफायर बोला जाता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। क्या? कौन करता है? अभी मैंने बताया ही है, रेक्टिफायर करता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन कौन करता है? रेक्टिफायर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा नहीं बचे हैं, थोड़ा बहुत बचे हैं अब। भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटा में करती है। भारत में भी जो होता है 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए सही है, किलोवाट घंटे में ही अभिव्यक्त करेगा। ये तो एकदम सही आंसर है, ए सही है, आर गलत हो जाएगा। 60 हर्ट्ज ही होता है भैया, 60 हर्ट्ज नहीं होता है, ये होता है 50 हर्ट्ज होता है। यहाँ पे ये 50 हर्ट्ज होता तो सही हो जाता। तो ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन है ये। कौन विद्युत खपत को बढ़ाते या घटाते, मतलब खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा खपत, मतलब जैसे कम खपत फिर ज्यादा खपत, मतलब सबसे ज्यादा खपत, मतलब कम से ज्यादा खपत तक आपको इसको बढ़ाते चले जाना है। तो भैया देखिए टेलीविजन तो भैया पंखे से ज्यादा करेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। टेलीविजन पंखा, ये पंखा देखिए, देखिए पंखा फिर टेलीविजन फिर विद्युत प्रेस, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि जो पंखा होता है वो इसमें सबसे कम बिजली खपत करेगा, और उसके बाद टेलीविजन करेगा। टेलीविजन से ज़्यादा विद्युत खपत करता है विद्युत प्रेस, और इससे ज़्यादा करता है इलेक्ट्रिक केटली। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट आंसर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो यहाँ पे अंदर जो होती जो धाराएं होती, क्या कहते हैं, भू क्रोड के अंदर चक्रक धाराएं, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? भू क्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो गया है, और सभी ने जिन जिन लोगों ने हमारी वीडियो को देखी उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ उनको। और आपसे मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप 1 से 2 बार या 3 से 4 बार आप देखें, जिससे आपको ये क्वेश्चन जो मैंने बताया है वो याद हो जाए, रट जाए, और ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर इसका जवाब दीजिए, और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुँचे। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।